अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबशर हाशमी। नाज़रीन, आज सुबह फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने वो कर दिखाया जो पिछली 5 दिहाइयों में शायद ही कभी देखा गया हो। आज सुबह अचानक हमास के जंगजुओं ने गजा पट्टी के इर्द गिर्द मकबूजा इलाकों में काबिज इसराइली फोर्सेज और इनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया। और ये सब ऐसे वक्त हुआ जब किसी को इस सरप्राइज हमले का कोई अंदाज़ा नहीं था। जबकि आलमी मीडिया के मुताबिक आज होने वाले हमले की सबसे खास बात यह थी कि माजी में हमास इसराइल को सिर्फ रॉकेट हमलों से निशाना बनाता रहा है, मगर आज हमास के मिलिट्री विंग कस्साम ब्रिगेड ने गैर कानूनी यहूदी बस्तियों पर रॉकेटों की बारिश के साथ साथ ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी तीनों रास्तों से हमले किए। जबकि खासतौर पर आज से पहले हमास के मज़ाहमतकारों की जानिब से अंदर घुसकर मारने के मनाजिर कभी नहीं देखा जा सकता है कि फ़लस्तीनी कैसे मोटराइज्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए फ़ज़ाई रास्ते से इसराइली बस्तियों में दाखिल हुए। इसके अलावा कस्साम ब्रिगेड के जंगजू गजा पट्टी के इर्द गिर्द मुताद्दिद मकामात पर लगी बाढ़ को काट कर इसराइली इलाके में दाखिल हुए और इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इस दौरान हमास ने इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला करके मुताद्दिद इसराइली एहलकारों को हलाक और यरगमाल बनाने का भी दावा किया है। जबकि आज सुबह गजा पट्टी से सैकड़ों रॉकेट भी इसराइल पर दागे गए, जिसमें से मुताद्दिद रॉकेट इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और दीगर इसराइली इलाकों में गिरे। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के इन हमलों में 22 इसराइलियों की हलाकत हो चुकी है। हमास की इन कार्रवाइयों पर मगरबी किनारे, मकबूसा बैतुल मक़दस, नाबुलस समेत मुताद्दिद फ़लस्तीनी इलाकों में जश्न का समा है। मगर इन हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में ये मामला कहां जाकर रुकेगा। हमास के इन हमलों का मकसद क्या है और हमास इससे क्या नताइज हासिल करना चाहता है, क्योंकि इसराइल और हमास की जंगी कुव्वत का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है और माजी में होने वाली इस किस्म की लड़ाइयों में फ़लस्तीनियों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही उठाना पड़ा है। और इस बार भी यही खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की जानिब से इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग के बाद इसराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि आज सुबह से इसराइल हालत जंग में है। इसराइल पर हमला करने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हम यकीनी बनाएंगे कि कोई दूसरा इस जंग में शामिल होने की गलती ना करे। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने गजा पर बमबारी शुरू कर दी है। इसराइल गजा पर बमबारी में अब तक 16 टन से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल कर चुका है और इन हमलों के नतीजे में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कम अज़ कम 20 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक की है। अहम बात यह है कि इसराइल ने 2007 में गजा पर हमास के कंट्रोल के बाद से गजा का मुहासरा कर रखा है और इन 16 साल में इसराइली फोर्सेस कम अज़ कम 8 बार हमास के रॉकेट हमलों को जवाब बनाकर गजा के रहने वालों पर बम बरसाते रहे हैं। जबकि आज फ़लस्तीन की आज़ादी की ख्वाहिश रखने वालों ने अपने तौर पर मज़ाहमत की, जो एक कोशिश की है। इसे आलमी मीडिया अनप्रेसिडेंटेड करार दे रहा है। आज सुबह हमास ने इजरायली मज़ालिम के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का ऐलान करते हुए कहा कि आज सुबह इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए गए। अब हमने ये कहने का फैसला कर लिया कि बस बहुत हो चुका, आज दुनिया से आखिरी कब्जा ख़त्म करने के खिलाफ जंग का पहला दिन है। जिसके बाद फ़लस्तीनी अस्करी तंजीम इस्लामी जिहाद ने भी हमास के शाना बशाना लड़ने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इस्लामी जिहाद के तर्जुमान अबू हमजा ने कहा है कि हम भी इस जंग में शामिल हैं और हम कस्साम ब्रिगेड के शाना बशाना उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक फतह हमारा मुकद्दर नहीं बन जाती। अहम बात यह भी है कि हमास की जानिब से यह हमला 1973 में अरब इसराइल जंग की 50वीं सालगिरह के मौके पर किया गया, जिसे योम किपुर वॉर के नाम से याद रखा जाता है। मगर इस जंग में अरब ममालिक को शिकस्त हुई थी। मगर इन ताज़ा हमलों की एक ख़ास बात यह भी है कि ये हमले ऐसे वक्त में पेश आए हैं जब सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने की खबरें तेज़ी से आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। और बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इन मुज़ाकरात की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए सवाल ये भी अहम है कि क्या हमास के ये हमले सऊदी अरब या दीगर अरब ममालिक के लिए पैगाम है कि फ़लस्तीनी अवाम अपनी आज़ादी की तहरीक को भूले नहीं और इस खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत सिर्फ उसी वक्त मिल सकती है जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब अमल में लाया जाए। जबकि इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई पर सऊदी अरब ने दोनों फरीक़ैन से तशद्दुद रोकने का मुतालबा किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि दोनों फरीक़ैन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें, तहम्मुल से काम लें। सऊदी अरब ने पहले ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ियों कार्रवाइयों के तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया था। आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए और अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम करे। 2 रियासती हल ही खित्ते में सलामती, अमन, शहरियों की हिफाजत का ज़ामन है। जबकि अमरीका ने एक बार फिर इस मामले पर हमास पर तनकीद करते हुए कहा है कि अमरीका इसराइली शहरियों के खिलाफ
हमास के दहशतगर्दों के बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत करता है। अमरीकी व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि दहशतगर्दी का कभी कोई जवाब नहीं है। हम इसराइल की हुकूमत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं और इन हमलों में इसराइली जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार करते हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा, क्या हालात ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित साहब से भी। लेकिन उससे पहले फ़लस्तीनी सहाफ़ी अल-अदीनी ने हमें ज्वाइन किया फ़लस्तीन से, उनसे ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। वफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्या ताज़ा तरीन मालूमात आप हमसे शेयर करेंगी? Okay, actually, since this Palestinian resistance has been firing thousands of rockets and sent fighters in what is so-called Israel. And indeed, according to the Al-Qassam Brigade General Commander Mohammed al-Deif, he said that the Israeli occupation forces have discredited Al-Aqsa Mosque and committed outrageous crimes against Palestinians everywhere, murdering and massacring hundreds of Palestinians and injuring many others throughout these years and even before it. So in response to the ongoing Israeli occupations blockade on the Gaza Strip, so they have declared the start of Tufan al-Aqsa military operation, or what is so-called Al-Aqsa flood. So what is happening here in Gaza is a response to all the Israeli atrocities against the Palestinian people that occurred since long decades and so far. And the situation so far is really terrible, and we cannot expect the coming hours and what is going on in the coming hours. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अपडेटिंग अस। थैंक यू सो मच वफ़ा अल-अदीनी। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज सुबह हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों ने मिलकर मकबूजा इलाकों पर हमला किया, जिसे आलमी मीडिया अनप्रेसिडेंटेड अटैक करार दे रहा है। आपको क्या लगता है आज जो हुआ, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? हमास का कहना है कि ये जंग इसराइल का कब्जा ख़त्म करवाने की जंग है। आपको लगता है कि क्या ये मकसद कामयाब हो सकेगा? मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, आज 50 साल हो गए हैं, बल्कि 6 अक्टूबर 1973 को अक्टूबर वॉर शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो। तो आज उसकी 50th एनिवर्सरी भी है उस जंग की। और मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में हो रहा है, ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता में हो रहा है, फ़लस्तीन एक मेजर डिस्प्यूट है। इब्राहिम एकॉर्ड्स शुरू हुए 2018 में, उसके बाद इसराइल की कोशिश रही कि तमाम अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पे लाया जाए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हमने देखा कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो कहीं दब के रह गया, और अरब दुनिया जो किसी ज़माने में फ़लस्तीन के साथ खड़ी नज़र आती थी, वो यूँ लगता था कि इसराइल का जो तनाज़ा है, फ़लस्तीन का जो तनाज़ा है, उसके ऊपर से पुश डालकर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। तो एक लिहाज से ये एक नेचुरल रिएक्शन भी है मेरे ख़्याल में, और ये इस बात की भी गम्माज़ी करता है कि जो हक़ खुद इरादियत की तहरीकें होती हैं, आज़ादी की तहरीकें होती हैं, उनको वक्ती तौर पे तो दबा सकते हैं, लेकिन जो ये जज्बा ये आज़ादी है, इसको आप पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक इसराइल का था कि जी वो इनविंसिबल है, तो हमास ने वो एक इमेज इसराइल का था, उसको भी एक लिहाज से डेंट किया। इस वक्त भी इसराइल की जो टेरिटरी है एक्लिशॉन, वहाँ पे जो हैं फ़लस्तीनी वहाँ भी लड़ रहे हैं, और काफ़ी तल अवीव में भी उन्होंने हमला किया है, रॉकेट्स बरसाए हैं। तो तकरीबन 1000 के करीब इसराइली इस वक्त ज़ख्मी हैं, और बहुत से इसराइली 35 के करीब इस वक्त हमास के कब्ज़े में भी हैं। अच्छा अब्दुल बासित, हम सऊदी इसराइल बढ़ते ताल्लुकात पर भी आते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसराइल ने 2007 से गज़ा का मुहासरा कर रखा है, और हमने देखा कि इसके बाद से कम 8 बार इसराइल हमास के रॉकेट हमलों को जवाब बनाकर फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढाता रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, हालिया वाक़यात पेश आए हैं, इससे फ़लस्तीनियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा या आगे जाकर ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ऑल आउट वॉर तो मैं नहीं देख पा रहा। डिपेंड ये करता है, क्योंकि
रिएक्शन देखा है, सब हमास को दहशतगर्द तंजीम गर्दानते हैं। ये बात लोग भूल जाते हैं कि इसराइल रियासती दहशतगर्दी है, मुलव्विस है, जिस तरह हमारे यहाँ कश्मीर के मामले में भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। अरब लीग क्या करती है? आया अरब लीग जो है, जिनका एक फार्मूला भी है 2002 का किंग अब्दुल्ला का, क्या अरब दुनिया इस वक्त इकट्ठे होकर इस बारे में सोचती है, या फिर वो सिर्फ यही मशवरा देगी कि जी आप एस्केलेशन ना करें? क्या अरब दुनिया फ़लस्तीन के मामले को बिल्कुल भूल चुकी है, या उस पर, क्योंकि देखिए ना, यूएई ने भी अपने ताल्लुकात कायम किए तो इस शर्त पे किए थे कि इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स रोक देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या इसराइल जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही थी ओस्लो एकॉर्ड्स के बाद, उससे बिल्कुल वो पीछे हट गया है? तो असल मामला तो इसराइल का है कि इसराइल, और फिर इस वक्त जो इसराइल में हुकूमत है, हम सब जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है, और जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, वो करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं। तो उनको तो ये सूट करता है कि वो एक लिहाज से हॉक नज़र आएँ और इस मामले को किसी हद तक एस्केलेट करें, ताकि जो एक लिहाज से एक मामला बने जंग का। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त अरब दुनिया में वो मामलात हैं कि अरब दुनिया अपने आप को इसराइल के अगेंस्ट जंग की हालत में लेकर आएगी। तो बहुत से मुहर्रिकात हैं जो इस नहज तक मामलात पहुँचे, और फ़लस्तीनियों ने देखा कि वो इस सारे मामले में इग्नोर हो रहे हैं, और फ़लस्तीन का मामला तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो कहीं ये ना हो, क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का बनना या सऊदी अरब का तस्लीम करना इसराइल को एक बहुत बड़ा कदम होगा, और अगर ये फ़लस्तीन के मामले को हल किए बगैर हो गया तो उसके बाद आप यूँ समझ लीजिए कि फ़लस्तीन का मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत की है आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, और हमने देखा कि पिछले दिनों रॉयटर्स और दीगर इदारों ने खबर दी कि सऊदी अरब इसराइल मुज़ाकरात में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि हमास और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का जो ये हमला है वो सऊदी अरब के लिए भी एक पैगाम है कि आप बेशक हमारी आज़ादी को भूल जाए, मगर फ़लस्तीनी आज़ादी की तहरीक को भूले नहीं हैं, और हम किसी और की मदद के बगैर भी ये तहरीक जारी रख सकते हैं? क्या ये पैगाम है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये वजह भी हो सकती है, सऊदी अरब को भी एक पैगाम दिया हो। और अब मुमकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात उनके बने या वो इसराइल को तस्लीम करे। तो ये एक मेजर एक मैसेज हमास ने पूरे मिडल ईस्ट को दिया एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। और इससे मुझे ये भी लगता है कि एक लिहाज से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी जो पैचअप हो रहा है उसमें भी शायद थोड़ा बहुत एक लिहाज से वो प्रोसेस भी स्लो हो जाए। तो बड़े अब सऊदी अरब को भी सोचना पड़ेगा। सऊदी अरब अगर इस्लामी दुनिया की लीडरशिप को रिटेन करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी मुसलमान दुनिया के कॉजेज़ हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और कश्मीर, इन पे भरपूर तरीके से तवज्जो दे। और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता में तो फ़लस्तीन को हल किए बगैर मैं नहीं समझता कि कोई पायदार अमन वहाँ पे आ सकता है। तो इसलिए सऊदी अरब को भी एक मैसेज है इसके, इसमें कोई शक नहीं। आपने बिल्कुल सही असेस किया इस मामले को। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि मामला ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकता है? कहीं ये वाक़यात एक बार फिर फ़लस्तीनी इलाकों पर मज़ीद कब्जे का जवाब तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, मज़ीद कब, मेरे ख्याल में एयर स्ट्राइक्स होगी। अभी भी बहुत से लोग शहीद हो गए हैं गज़ा में जो एयर स्ट्राइक्स की हैं इसराइल ने, और काफ़ी तबाही मचाएंगे ये लोग इसराइली। और मेरा ख्याल यही है कि एयर स्ट्राइक, कल सऊदी अरब, कल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा, उसमें एक स्टेटमेंट आ जाएगी। कुछ अमेरिका भी अपना रसूख इस्तेमाल करे, क्योंकि अमेरिका के भी इंटरेस्ट में ये है कि जो इब्राहिम एकॉर्ड्स का प्रोसेस है वो ख़त्म ना हो, वो जारी रहे। तो थोड़ा बहुत इसराइल पे भी प्रेशर होगा अमेरिका का भी कि आप सिचुएशन को एस्केलेट ना करें, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर अरब दुनिया भी आपसे अलग हो गई तो फिर अगर आपने सिचुएशन एस्केलेट की तो अरब दुनिया के साथ आपके मज़ीद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो आपके लिए ये वक्त है कि आप कोई थोड़ी बहुत एयर स्ट्राइक्स आपने कर ली, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट होगी। एक लिहाज से मामलात काबू में आ जाएंगे। एक मैसेज था जो कन्वे हो गया, और ये भी देखना है कि इसराइल किस हद तक इस मामले को एस्केलेट करता है। और फिर हमास आया वो अपनी जो रॉकेट जो है सिर्फ एक ख़ास मखसूस इलाके तक करता है कि वो भी इस थिएटर को वाइड करना चाहता है। मेरे ख्याल में हमास के इंटरेस्ट से भी नहीं है कि वो सूरत हाल को बहुत ज़्यादा एस्केलेट करे। तो मैं नहीं देख रहा कि ये सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा
एस्केलेट होगी। मे बी 1-2 दिन कल सिक्योरिटी काउंसिल की इजलास के बाद कुछ चीज़ें बहुत आपने अहम पॉइंट्स रेज किए हैं। इस अहम तरीन मामले पर आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सिफारतकार अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं साथ में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 4 साला खुद साख्ता जिलावतनी के बाद लंदन से वापसी में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसके लिए नून लीग ने कानूनी और सियासी महाज पर तैयारियां तेज कर दी हैं। और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का ये इस्तकबाल पाकिस्तानी सियासी तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा। मगर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की तैयारियों को लेकर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। और मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ एक तो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन उनकी जमात के साबिक वज़रा कहीं नजर नहीं आ रहे। बिलावल ने कहा कि जब बेनज़ीर वतन वापस आ रही थी तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने सरगर्मियां तेज कर दी थी, लेकिन अब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं मगर नून लीग का वो जज्बा नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए। 15 दिन बाद 20 दिन बाद मियां साहब आ रहा है तो मुनासिब होगा कि ये पूरा बोझ जो है वो मियां साहब का ख़ानदान सिर्फ ना उठाए, वो एक पूरा सियासी जमात का कायद है। इतना लंबा अरसा एग्ज़ाइल काट के वतन वापस आ रहा है, तो ख्वाजा आसिफ साहब का अच्छा हुआ कि सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मज़ीद एक्टिविटी होना चाहिए। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके। जो हमारे साथ वज़ीर थे, तो मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर थे, मुझे तो वो नज़र नहीं आते। लाहौर में एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं। खुशामदेद मियाँ साहब, खुशामदेद के शॉकिंग तो होता। उनका इम्तिहान है, उनका कायद आ रहा है, और आई एम सॉरी टू से कि मैं एटलीस्ट मुतमम नहीं हूँ। पैनाफ्लेक्सेस होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, तैयारियाँ चलती हैं, वो मज़ा मुझे नहीं नज़र। बिलावल भुट्टो जरदारी की इन शिकायत पर नून लीग का रद्द-ए-अमल लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। जावेद लतीफ़ साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा आपने सुना। आप लोग तो नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा तारीखी होगा, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो आज इस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया और कहते हैं कि नून लीग के रहनुमा कहीं नजर नहीं आ रहे, सब गायब हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखें, मुबशर हाशमी साहब, बिलावल भुट्टो साहब से मेरा ज़ाती तौर पे तो बहुत अच्छा ताल्लुक है और बड़े नफीस इंसान है। और शायद उनको लगा है कि कराची और अंदरून सिंध में जिस तरह मुस्लिम लीग ने काफ़ी सालों बाद जो मोबिलाइजेशन शुरू की है, जो पार्टी मीटिंग शुरू की है, उससे शायद उनको ये तासर गया है कि लाहौर की बजाय उन्होंने अंदरून सिंध ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी है। तो वो फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह यकीनन जिस तरह फिक्र है और बतौर पाकिस्तानी के उनको फिक्र होना भी चाहिए कि एक फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आ रहा है और लोगों को होप, पूरी कौम को। तो यकीनन मुस्लिम लीग की जो टीम है, जो नवाज शरीफ की टीम है, कोई दहशत गर्दी के हवाले से मनसूबा साजी कर रही है कि किस तरह इसको रोका जाएगा। कोई मईशत के हवाले से फिक्रमंद है, कोई टीम वो बनाई हुई है। कोई लेकिन बिलावल का तो ये कहना है ना कि वो जज्बा नजर नहीं आ रहा, वो मेहनत नजर नहीं आ रही। तो क्या वाकई आप लोग गर्मजोशी से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए या तैयार नहीं है, तैयारी नहीं है आपकी? अब जहाँ तक मुबशर तल्लक है ना उनका ये कहना, तो ये भी वो बजा फरमाते हैं, इसलिए कि मुस्लिम लीग से ज्यादा पाकिस्तान का हर वो मकबा फिक्र से, शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाला जो समझता है आइन कानून की बालादस्ती के लिए नवाज शरीफ ने एक तवील जद्दोजहद की और एक वो समझता है कि इस गर्दाब में फंसे हुए पाकिस्तान से निकालने की अगर अल्लाह की रहमत के बाद को सलाहियत रखता है, जो तजर्बा रखता है, जिसका विजन है, जिसका माजी गवाह है, उसका नाम नवाज शरीफ है। तो लोग हमसे ज्यादा, मुस्लिम लीग से भी ज्यादा आम बंदा जो है वो तैयारियों में मशगूल है। ये बात वो दुरुस्त कह रहे हैं। वो आम बंदों की बात नहीं कर रहे ना, वो
वुज़रा जो थे मुस्लिम लीग नून के, जो लीडरशिप के साथ साथ होते थे, उनकी बात कर रहे हैं कि वो अपने हलकों में नहीं जा रहे, फेस नहीं कर रहे और तैयारियों में हिस्सा नहीं ले रहे। अब जहां तक मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उनको फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि एक इलाकाई जमात तक महदूद होते गए हैं और एक कौमी जमात का लीडर, कौमी रहबर आ रहा है, तो उस हवाले से यकीनन वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि और तैयारियां करनी चाहिए। मगर बात यह है कि मुस्लिम लीग से ज्यादा तो आम बंदा निकल रहा है, और आप देखेंगे उस दिन कि मुस्लिम लीग का 50% वोटर सपोर्टर होगा, तो 50% जो फंसा हुआ है इस गर्दाब में पाकिस्तानी, वो निकलेगा ज्यादा, इसलिए कि वो आखिरी उम्मीद समझ रहा है कि इस पाकिस्तान को अगर तरक्की की पटरी पे फिर से चढ़ाना है, 2017 का पाकिस्तान फिर से बनाना है, तो वो नवाज शरीफ के बगैर मुमकिन नहीं है। जिस तरह 16 माह बिलावल भुट्टो साहब भी उस काबीना का हिस्सा रहे जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, तो हम सब ने कोशिश की, पूरी जानदारी से कोशिश की कि 2017 का पाकिस्तान बना सके, मगर हम नहीं बना सके, इसलिए कि जब तक नवाज शरीफ जो है वो अम्ब्रेला के नीचे तो कैबिनेट के लोग काम कर सकते थे, मगर जो नवाज शरीफ पे लोगों का एतमाद था, दुनिया का एतमाद था, इन्वेस्टर का एतमाद था, वो शायद इस तो टीम पे नहीं उस तरह। आपने बहुत लंबा जवाब दे दिया मियां जावेद लतीफ साहब। आप सिंपली ये कह रहे हैं, इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं कि बिलावल गलत कह रहे हैं जो भी वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में, आप लोगों की तैयारियों के बारे में। नहीं, वो इसलिए मैं उसको दुरुस्त कहूंगा क्योंकि वो जानते हैं कि नवाज शरीफ ही आइंदा हुकूमत बनाने वाले हैं, तो वो समझते हैं कि हमें भी दावत दी जाए, शायद वो भी उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप फिक्र करें अंदरून सिंध की कराची के हालात पे नजर रखें उससे। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि गायब हैं हर कोई, आप ये कह रहे हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं इस पर्टिकुलर मामले पर। मैं इसलिए उनको कह रहा हूँ कि वो अब अगर ये समझे ना कि हम उनकी ये बात सुन के कराची या अंदरून सिंध में जो तवज्जो दे रहे हैं वहाँ के मसाइल पे, वो अब मुमकिन नहीं है कि हम फ्रेंडली जो है माहौल रखते हुए वहाँ जाएं ना, ये मुमकिन नहीं है आप। तो इसलिए वो छोटी मोटी जो बातें कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस्तकबाल के हवाले से, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि अंदरून सिंध या कराची हम क्यों आ रहे हैं। ठीक। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, बिलावल बार बार ये भी दोहरा रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि सिर्फ पार्टी है जो इस वक्त इलेक्शन चाहती है, मगर साबिका इत्तेहादी इलेक्शन से भागना चाहते हैं। क्या वाकई आप लोग इलेक्शन आगे ले जाना चाहते हैं? इस वक्त मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है? देखिए, बात यह है कि अपना जहां तक इलेक्शन का तल्लक है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है देर का मुस्लिम लीग नून को होगा, और हम ये समझते हैं मुस्लिम लीग नून का तो चले हम बर्दाश्त कर लेते नुकसान, क्योंकि हमने 16 माह भी नुकसान उठाया, मगर असल चीज जो ये है कि रियासत को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा इलेक्शन के डिले होने से। तो मैं नहीं समझता कि जितनी जल्द मुमकिन हो वो इलेक्शन होने चाहिए, ना कि इसको डिले कोई करने का तसव्वुर करे। बाकी देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मियां जावेद लतीफ साहब। आपने प्रोग्राम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं साथ में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी हुकूमत ने अफगान बाशिंदों समेत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे रखा है और इनखला की इस डेडलाइन को खत्म होने में अब सिर्फ 24 रोज बाकी रह गए हैं, जिसके बाद अफगान बाशिंदों की जानिब से मुल्क छोड़ने का सिलसिला तो शुरू हो गया है, मगर इसकी रफ्तार सुस्त और तादाद बहुत कम है। इस हवाले से कल कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। एपेक्स कमेटी के इस इजलास में आर्मी चीफ को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के इकदाम समेत दीगर अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारों को यह हिदायत की कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें।
कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और इससे मुल्क को होने वाले मौशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 17 लाख से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं, जिसमें से अक्सरियत तो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में है, मगर कराची में भी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। निगरान हुकूमत सिंध इन अफराद के इनखला के लिए क्या तैयारियां कर रही है, सिंध में इस वक्त इनखला की क्या सूरत हाल है और 31 अक्टूबर के बाद मुल्क ना छोड़ने वालों के साथ क्या होगा, बात करेंगे। आला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हारिस नवाज साहब। इस बात की निशानदेही तो हो गई है कि अफगान तारिकीन वतन गैर कानूनी रह रहे हैं सिंध के मुख्तलिफ जगहों पर। किस तरह से इस चीज़ की निशानदेही की जाएगी, सबसे पहले ये, और मैकेनिज्म क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाएगी? देखिए, मैकेनिज्म बड़ा क्लियर है कि पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं, ये सोशल मीडिया पर अननेसेसरी चल रही है कि पाकिस्तान की अफगान रिफ्यूजीज के बारे में कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है। दोज रजिस्टर्ड अंडर यूनाइटेड नेशंस अफगान रिफ्यूजीज, हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड है 1.4 मिलियन, दे रिमेन द सेम। उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं चेंज हमारी हुई है। दे विल रिमेन इन पाकिस्तान। हम जो मेहमानदारी विद इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जिनके पास जाली नादरा कार्ड्स हैं, या वो लोग हैं जिनके पास जाली सर्टिफिकेट्स हैं, या वो लोग हैं जिनके ओवरस्टेट वीज़ा हो गए तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और ये अफगान नहीं है सिर्फ, अब किसी मुल्क के भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हमने उनको वापस करना है, और इसके लिए हमने वाज़ेह पॉलिसी बनाई है जो बड़ी क्लियर हमारी वहाँ से तो अभी तक पॉलिसी है क्या, जगहों को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाएगा? देखिए, कराची में हमें आइडेंटिफाई सब जगहों का पता है, कहाँ पर अफगान बस्तियाँ हैं, कैसे वहाँ पर आके बैठे हुए लोग। हमने अभी तक 15, 16, 1700 के लोग हमने वो वापस यहाँ से बलोचिस्तान के थ्रू भेज भी दिए हैं। और हमने अब एक कमेटी बना ली है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें नादरा, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके साथ आपकी स्पेशल ब्रांच जो हमारी पुलिस की है, वन विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं। जहाँ वो सर्टन हो जाता है कि ही इज इलीगल इमिग्रेंट, ही विल बी, उसी वक्त उसको हम अलहदा एक हमने अकोमोडेशन बनाई, वहाँ जाएंगे। जब वहाँ पर थोड़े इतने हो जाते हैं कि 1-2 बसों का लोड हो जाता है तो हम उनको यहाँ से हमारे रेप साथ जाएंगे। बलोचिस्तान की सिंध का जो बॉर्डर है वहाँ पर गाड़ियाँ जाएंगी, वहाँ से आगे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट लेगी और उनको चमन के रास्ते उनके अपने मुल्क में भेज देंगे। तकरीबन 4 लाख अफगान तारकीन वतन के बारे में बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हवाले से क्या हम अगर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं या उनको यहाँ से मुल्क बदर किया जाता है, लॉजिस्टिक सलाहियत हमारे पास कितनी है? बिल्कुल लॉजिस्टिक सलाहियत है। हम जिस वक्त 3-4 गाड़ियाँ बनेंगी, हमने अपने फंड्स कैलकुलेट कर लिए हैं। सिंध हुकूमत वो फंड देगी, वो बसें हायर की जाएंगी और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। हम ज़्यादा तादाद में नहीं रखेंगे, जो पकड़ते जाएंगे इमीडिएटली निकालते जाएंगे विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट। तो ये सारा अमल इन सब को मुल्क बदर करने का या जेलों में डालने का 24 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि 24 दिन बाद तो डेडलाइन खत्म हो नहीं, नहीं देखें, ये 40 दिन में उन डेडलाइन नहीं, जिनका बहुत बड़ा कारोबार है या उनके बहुत अकाउंट पड़ा हुआ बैंक में, या वो इस तरीके से उनका कारोबार है, हमने ये 30 डेज दिए हैं। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट वैसे आके बैठे हुए हैं, ओवरस्टे किया हुआ है, वीज़ा एक्सपायर हुआ है, जाली कार्ड बनाए हुए हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या जिनके नादरा के कार्ड्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, अगर उन्होंने उनको बिठाया, वो उन लोगों को पकड़ेंगे। पहले हम उनको निकाल रहे हैं जो इलीगल बैठे हुए आके, और ख़ास तौर पर जो इनको पनाह देते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं हमारे पास तो फिर हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको भी करेंगे, क्योंकि पनाह देना भी। और 31 तारीख के बाद क्या मंजरनामा होगा? 31 तारीख के बाद जिसकी जब्त है, वी आर नॉट केयरलेस, केयरफुल, हमें कोई परवाह नहीं है। अफगानिस्तान ने हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। हमने बहुत इकोनॉमिक लॉस किया है, हमने उनके लिए बहुत वकालत की है, हमने उनके लिए हर चीज़ मुहैया की है, बट दे डोंट रियलाइज। इसलिए पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान है तो हम हैं, इसलिए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 सॉवरन कंट्रीज़ हैं, इसलिए अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान में जाना चाहिए इलीगल, दुनिया में कहीं नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ पर इस तरीके से खुले पाकिस्तान में फिर रहे हैं, और उसके लिए हमने बड़ा अच्छा लेवल बनाया है। We have done lot of hospitality. Now the time is over. दिसंबर तक हम ये एक्सपेक्ट करें, नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्ट या एंड ऑफ दिस ईयर
हम ये एक्सपेक्ट करें कि तमाम गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन यहाँ से चले जाएंगे? वी विल कंटिन्यू डूइंग इट। अगर ये कहीं फैन आउट करते हैं इंटीरियर सिंध में, हमने वो चेक पोस्ट तैयार कर लिए हैं, वी विल चेक दम। कोई भी वही उसको चेक होगा उधर ही अरेस्ट हो जाएगा। हमने चेक पॉइंट बना लिए हैं अफगान बस्तियों के पास, वहाँ भी चेक कर लेंगे। हम इन बस्तियों को जाके पूरा को ओवरऑल करेंगे, चेक करेंगे, इनके लोगों को वार्न करेंगे, वो साथ चलेंगे और हम चेक कराएंगे, सर्च कराएंगे। इस नवाज साहब, एक और अहम मामले पर हम बात करना चाहेंगे और वो ये है कि पीटीआई रहनुमा उस्मान डार, हमने देखा कुछ रोज कबल लाहौर में एकदम मंजर आम पर आए, निजी टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। आपने कुछ रोज कबल एक बयान दिया था निजी टीवी चैनल को और आपने कहा था कि उस्मान डार साहब सिंध पुलिस की तहवील में है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अचानक वो लाहौर कैसे आ गए बगैर किसी जुडिशल ऑर्डर के? एक बार सुनिए आपने क्या कहा था कुछ रोज पहले, फिर आपका कॉमेंट लेते हैं। उस्मान डार को भी सिंध से गिरफ्तार किया गया। आज तो तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जैसे पहले जारी थी वैसे जारी रहेंगी। उस्मान डार मेरे ख्याल में वारस फौरन निकले हुए थे, वहाँ काफी अच्छे थे और उस सूरत में वो गिरफ्तार हुए हैं। अदरवाइज हमने यहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। जिसकी FIR कटी हुई हैं, देर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही हैं, वो होते हैं। हारिस नवाज साहब, देखें बात यह है कि सब जितने PTA के रहनुमा हैं वो भागे हुए थे, भगौड़े हुए थे, खुद छुपे हुए थे, नोबडी न्यू के कहाँ पर हैं और अपनी मर्जी से पेश हो रहे हैं। आपने देखा कि कुछ अर्से के बाद खुद ब खुद नुमदार हो जाते हैं, छुपे होते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ था। जो 9 मई के इंसिडेंट हुए थे जिस तरीके से बात की गई थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और क्योंकि सियालकोट के लोग अगर यहाँ के कहीं छुपे हैं तो वी हैव नो आइडिया। आई थिंक वो सोशल मीडिया पे ये चल गया, गलत बात चल गई थी। मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं था, हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया था। अगर अरेस्ट होते तो डायरेक्ट दे दे कि उसको आप हम पेश करते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से जुडिशल कस्टडी में वापस जाते हैं, अरेस्ट होकर जाते हैं दूसरी जगह पर। इसलिए हमारे पास नहीं थे, वो खुद ब खुद कहीं हुई। बेहतर साहब से है कि उस्मान डार से खुद पूछा जाए कि वो कहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।